वो बेसिकली एक न्यूज़ पोर्टल पे प्रकाशित एक लेख से जुड़ा हुआ था। इसमें 2 साल तक की जेल अधिकतम सज़ा है और उसके साथ जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस केस को मानहानि का केस दर्ज किए जाने। कोई भी व्यक्ति किसी समाज को लेकर, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर कोई टिप्पणी करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सरन। आज हम बात करने वाले हैं मानहानि पर। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 में जब बना था तो भारत में इस कानून की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि को डिफाइन और इसमें सजा का प्रावधान किया गया था। 499 में मानहानि क्या है, किन किन चीज़ों पे मानहानि हो सकती थी, उसके बारे में बताया गया था और 500 में उसकी सजा के प्रावधान के बारे में बताया गया था। लंबे समय से मतलब 1860 से चले आ रहे इस कानून की इस धारा को लेकर अब एक नया शिगुफा मार्केट में आया है। यह मार्केट में है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के द्वारा सुनाए गए एक फैसले से। हालांकि इसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की बेंच ने किसी तरह का कुछ वो नहीं दिया है, कोई डिसीजन नहीं दिया, कोई गाइडलाइन नहीं दी है, कोई रूलिंग बनाने की बात नहीं की है। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ इतनी टिप्पणी जरूर की है कि वक्त आ गया है कि मानहानि के केस को सिविल के मुकदमे की तरह ट्रीट किया जाए, न कि किसी क्रिमिनल ऑफेंस की तरह, यानी आपराधिक केस की तरह। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखें तो आप अपना मत हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा था वो बेसिकली एक न्यूज़ पोर्टल पे प्रकाशित एक लेख से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर मुकदमा दाखिल किया गया था कि इससे संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है, उसकी मानहानि हुई है। उस पे उसने मुकदमा दाखिल करके मानहानि के रूप में न्याय दिलाने की मांग की थी। यह मामला जो है, शुरुआत इसकी दिल्ली से हुई। पहले दिल्ली में रहा ये मामला, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। वहाँ से अलग अलग तथ्य सामने आते रहे और उस पर ये चलता रहा। खास बात यह है, बताने वाली बात यह है कि यह विवाद 2016 का है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजों के बीच बेंच ने कमेंट किया है वो 2025 में किया है। यानी कि 9 साल मानहानि के एक मुकदमे की सुनवाई क्रिमिनल ऑफेंस के चलते। बेस जो दोनों जजों की टिप्पणी का था वो यही कारण से था और इस मामले में एक तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी ने इस बात को रखा था और वो उस मुद्दे को ले आए थे जिसमें राहुल गांधी के, इस समय जो लीडर अपोजिशन है, कांग्रेस के लीडर हैं और देश के इस समय युवाओं के चहेते नेता भी हैं। खास तौर से उन्होंने जो वोट चोरी को लेकर तमाम काम किया, उसके बाद उनके खिलाफ उनके समर्थन में लोग हैं और तो उनके तमाम चीज़ें विरोध में भी हुई है। जैसे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की तो उसमें एक नाम ऐसा लिया जो जिसमें उन्होंने मोबाइल नंबर पढ़ा था, वो मोबाइल नंबर प्रयागराज का था और प्रयागराज के एक साइबर कैफे का वो मोबाइल नंबर था। और उस मोबाइल नंबर के ओनर को जब ये बात पता चली तो वो शॉक्ड रह गया कि अरे ये मेरे के खिलाफ क्या हो, तो उसने भी कंप्लेंट करी है। अभी उसका मुकदमा दर्ज नहीं है। ये रेफरेंस के लिए ऐसे दर्जनों मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं और एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी फैसला सुरक्षित है। तो अभी हम राहुल गांधी को यहाँ पे अभी किनारे रखते हैं और इस मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो मेन मुद्दा यही था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अमिता सिंह थी, उन्होंने एक डोजियर तैयार किया था और उस लेख के आधार पर कहा गया था कि इससे ये जो लेख था वो उसमें जो कमेंट किए गए थे वो चीज़ें थी वो अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले थी और जेएनयू को आतंकवाद का अड्डा बताने वाली चीज़ें थी। यह सामूहिक रूप से एक यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली बात। अब इस मामले में 499 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, 500 के तहत कार्रवाई शुरू हो गई। पहले लोअर कोर्ट में इसका मुकदमा सीधे मतलब हाई कोर्ट नहीं आ सकता, ना आप मुकदमा दर्ज होने के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं किसी राहत के लिए। आपको पहले लोअर कोर्ट में ही एफर्ट करना होता है। लोअर कोर्ट से खारिज होने के बाद या सजा सुनाए के जाने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं
वो होता है हाई कोर्ट, और उसके बाद भी अगर आप मिलने वाले रेमेडी से संतुष्ट नहीं है तब आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इस केस में भी एक रेफरेंस अभी राहुल गांधी के केस का ही आएगा, उस पर हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम इस केस की बात कर लेते हैं। इस मामले की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी तो उसमें कई मुद्दे इसमें रखे गए थे। बेसिकली जो मानहानि का केस होता है 499, उसमें सजा के दो तरह के प्रावधान हैं। एक तो इसमें 2 साल तक की जेल अधिकतम सजा है और उसके साथ जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था है। अब एक मुकदमा जिसमें 2 ही साल सजा हो सकती है, उसको अगर 9 साल तक पेंडिंग रख दिया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो प्रतिवादी और वादी दोनों पे पड़ने वाला है, इस बेस को बनाया गया था। और इसी पे बात करते हुए ये जो कमेंट आया, चाहे कपिल सिब्बल जी की तरफ से आया, चाहे जस्टिस नरेश की तरफ से आया, तो उन्होंने इस बात का मेंशन किया कि इसको हटा के, इसको आपराधिक केस की श्रेणी से हटा के इसको सिविल केस में डाल दिया जाए, मतलब किसी तरह का विवाद इस पे न रहे, लोग परेशानियां कम हो जाए। अब ये मामला इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, उसके पीछे कारण है। आपको याद होगा पिछले साल राहुल लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले सूरत में दर्ज एक मुकदमे में मानहानि का ही यह केस था। यह टिप्पणी राहुल गांधी ने वायनाड में एक सभा के दौरान की थी और उसने कहा था टिप्पणी में कि मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं या चोर होते हैं, कुछ इस तरह की बातें कही थी। उस पर उनके खिलाफ गुजरात में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में जब लोअर कोर्ट से सुनवाई हुई तो उसमें राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा सुना दी। अब 2 साल की सजा सुना देने का असर ये हो गया कि उससे 2 साल की अधिकतम सजा अगर किसी को सुना दी जाती है, 2 साल से एक दिन कम रहेगा तो उसकी विधायकी या सांसदी पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2 साल एग्जैक्ट दिन गिन के सुनाए जाते हैं तो फिर उसकी लोकसभा और मतलब या विधानसभा जहाँ पर भी का सदस्य है, उसको इमीडिएटली खत्म किया जा सकता है। अब राहुल गांधी ने इस फैसले को, गुजरात के जो लोअर कोर्ट से फैसला था, उसको गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी, और लेकिन हाई कोर्ट से भी उस लोअर कोर्ट के फैसले को अप्रूवल दे दिया गया कि नहीं, जो वहाँ दिया गया है, तथ्य जो पेश किए गए उसके आधार पर जो सजा सुनाई गई है वह ठीक है। इसी के चलते जब ये जजमेंट आ गया, हाईकोर्ट का अप्रूवल आ गया, तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया, उनका सरकारी आवास खाली करा लिया गया। हालांकि ये एक पहलू था, तो दूसरा पहलू ये था कि राहुल गांधी की टीम और कांग्रेस के लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक नज़र में ही सजा को स्टे कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उसमें तथ्यों को डिफाइन नहीं किया है कि क्यों 2 साल की अधिकतम सजा राहुल गांधी को सुनाई जा रही है। इसके आधार पर जब ये रद्द हो गया तो स्टे कर दिया गया, सॉरी रद्द नहीं, स्टे कर दिया गया, तो फिर उनकी लोकसभा की सदस्यता भी बहाल हो गई। और फिर बाद में, हालांकि तब तक चुनाव का दौर आ चुका था और उनको फिर से चुनाव में जाना पड़ा, चुनाव जीतकर वो फिर से सांसद बन गए और अब उसके बाद वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए। जब जिस समय मुकदमा दर्ज हुआ और उनकी सदस्यता गई, उस समय वह लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे। और वो फैसला जो सुनवाया गया था वो जस्टिस BR गवई, जो वर्तमान समय में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने सुनाया था। उनके साथ PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार भी इस बेंच में शामिल थे, यानी 3 जजों की यह बेंच थी। इस बेंच ने कहा था कि चौकीदार चोर है जैसी टिप्पणी राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं और उनसे बिना शर्त माफी मांगने की बात की जा चुकी है, और अगर वो नहीं करेंगे तो अवमानना की कार्रवाई तो बंद नहीं की जाएगी, और इस तरह की चेतावनी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट उनको दे चुका था। उसके बाद ये मामला आया था। तो ये जो हाई कोर्ट गुजरात ने जो कमेंट किया था सजा सुनाते हुए, उसमें यही पॉइंट को हाईलाइट किया था। इस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा फैक्ट क्या है आपको, जिसने आधार पे आपने 2 साल की अधिकतम सजा राहुल गांधी को सुना दी। अब ये एक पहलू खत्म होता है, अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं। मानहानि का केस जो बना है, जो धारा है, ये जो प्रोविजन है, ये 1860 का है और
ये इतना वैल्यूएबल था कि इसको अपराध की श्रेणी में 1860 में भी रखा गया था, और जब भारतीय न्याय संहिता के रूप में अमेंडमेंट होकर नया बिल आया और नए तरीके से भारतीय न्याय संहिता को डिफाइन किया गया, तब भी इस धारा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इसके प्रावधान जस के तस बने हुए रहे, और इसको पहले जो कार्रवाई 499 के तहत होती थी, उसको अब 356 यानी 356 में शामिल कर दिया गया। सजा के प्रावधान में कोई चेंज नहीं आया, वहां पर अभी भी सजा भी हो सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब एक चीज यहाँ पे मुद्दा और आता है कि सिविल और आपराधिक केस में अंतर क्या है। तो सिविल और आपराधिक केस में जब ये सिविल का केस बन जाएगा तो वहां न जेल जाने की नौबत आएगी और न अर्थदंड भरने। अर्थदंड तो खैर फिर भी लगाया जा सकता है, लेकिन जेल जाने की नौबत आने की संभावना नहीं रहेगी। अब ये सरकार को फैसला लेना है, वो कब करती है। इस पे बिल पास होगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, फिर उसके बाद आएगा। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया, एक दिन में समाप्त होने वाली चीज नहीं है और ना होने जा रही है। सिर्फ ये है कि अब नया एक ऐड ऑन किया गया है, एक जजमेंट में इस बात का जिक्र किया गया है, इसलिए जरूर ये डिस्कशन का टॉपिक हो गया है। अब जब यहाँ तक बात हुई है तो यह जानना भी जरूरी है कि मानहानि का केस लगता कब है, क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस केस को मानहानि का केस दर्ज किए जाने की। तो इसके तहत मतलब धारा, पुरानी धारा में 499 में और वर्तमान धारा 356 में जो परिभाषित किया गया है, परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, केवल धाराओं में बदलाव किया गया है इसमें। और इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी समाज को लेकर, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर कोई टिप्पणी करता है और वह टिप्पणी उसे अपमानजनक प्रतीत होती है, उस स्थिति में मानहानि का मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। इसे सीधे थाने में भी दर्ज कराया जा सकता है और कोर्ट के जरिए भी इस मुकदमे को दर्ज कराने के लिए पहल की जा सकती है। सीधे थाने से दर्ज होके आएगा तो उसे एफआईआर के रूप में देखा जाएगा, और वाया कोर्ट आएगा तो इसको कंप्लेंट केस के रूप में देखा जाएगा। ये इसके अनिवार्य तत्व हैं, और ये जरूरी नहीं है कि बोलने से है। कुछ आप लिखते हैं किसी के बारे में, उस पे से भी हो सकता है। किसी समाज के प्रोग्राम में या किसी समाज की वेशभूषा, पहनावा, रहन सहन, खान पान के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं, उस पर भी ये चीज़ हो सकता है। अब जैसे मोदी वाला मामला था तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने नीरव मोदी और दूसरे जो मोदी, उन लोगों को लेकर कहा था कि जो देश का पैसा लेके और देश से बाहर चले गए, ऐसे लोगों के टाइटल में मोदी नाम ही क्यों है, वो कमेंट था। लेकिन फिर जो मुकदमा दाखिल किया वो भी मोदी टाइटल वाला व्यक्ति था गुजरात में जिसने मुकदमा दाखिल किया था। तो ये भी एक मानहानि का मुकदमा दाखिल करने के लिए तथ्य है। अब जब हम मानहानि पर इतनी बातें कर रहे हैं तो कुछ इसके बैकग्राउंडर के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ इसके बहुत ऐतिहासिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि कुछ चीज़ें को डिफाइन करने वाले तथ्य जरूर है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भरत सिंह का मामला। 2014 का ये मामला आया था, और ये वो पहला मामला था जो मानहानि का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था, और दोनों पक्षों के तर्कों को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। और उस समय भी ये बात सामने आई थी कि क्या इसे आपराधिक केस की तरह देखा जाना चाहिए या सिविल सूट का रहने की रणनीति चाहिए। उस समय जब मामले की शुरुआत हुई थी तब सुब्रमण्यम स्वामी ने वहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं तमिलनाडु की जयललिता, उनके खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को व्यक्तिगत आक्षेप बताते हुए, उनकी मानहानि का बताते हुए तमिलनाडु सरकार की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसको इसकी वैधानिकता को सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ अन्य राजनेताओं के साथ मिलकर चुनौती दी थी, और वहाँ से ये मामला चल के आया सुप्रीम कोर्ट तक। आपको बता ही चुके हैं कि ये पहला मामला इस तरह से था। अब जब मुकदमा आया यहाँ पे तो प्रतिवादी की तरफ से जो तर्क दिए गए थे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) सब क्लास 2 के तहत प्रतिबंधों से अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए इस धारा को, इस आर्टिकल को।
और इसको बल्कि संदर्भ के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए, तभी यह अपने चीज़ों को मूल रूप में रख पाएगा। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 एक ए एक अकेला और पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। याचिकाकर्ता के जो वकील थे उनकी तरफ से यह कहा गया था कि ये निजी और सार्वजनिक जीवन के गलत तथ्यों को, अक्षम तथ्यों को बताया गया चीजें जो अवहेलना की श्रेणी में आता है। इस तरह की और तमाम बातें उस केस में रखी गई थी। उस समय याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 19(2) जो है अवधारणा जो उसकी है वो बहुत व्यापक है और इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और इसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल होना चाहिए, संकीर्ण इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की रखी गई हैं जो लीगल ज़्यादा हैं, संविधान की मूल्यों से जुड़ी हुई ज़्यादा हैं, संविधान में डिफाइन किए गए तथ्यों से जुड़ी हुई ज़्यादा हैं। तो इसको पूरी क्लास बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें कोई बहुत ऐसा फैक्ट नहीं सामने आएगा जिससे आपको लगे कि और भी जानना चाहिए। और अगर किसी को व्यक्तिगत तौर पे जानना है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उसको व्यक्तिगत, क्योंकि कानूनी तथ्य है तो मैं उसकी जानकारी दे सकता हूँ। अब मानहानि के कुछ जो बहुत चर्चित केस हैं और खास तौर से मसला ये है कि इसी पिछले 21वीं सदी के केस हैं, ये जो ज़्यादा हाईलाइटेड हुए हैं। उसमें राहुल गांधी का केस मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अरविंद केजरीवाल का भी केस आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ आरोप लगाए थे। तो नितिन गडकरी ने उनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी तरह से जो भाजपा की लीडर है, मंडी की सांसद हैं कंगना रनौत, उन्होंने जो है 2020 में जावेद अख्तर जो राइटर हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं राइटिंग के फील्ड में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। और एक्ट्रेस हैं नोरा फतेही, उनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने तो 200 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर ठोक दिया था। तो ये मानहानि का जो दायरा है वो पिछले 2 दशक में व्यापक रूप में सामने आया है और केसेस भी बड़ी संख्या में इस पे दाखिल किए गए हैं। और हालांकि किसी मेजर सजा के बारे में मेरी जानकारी नहीं है जिसमें बहुत बड़ी सजा सुनाई गई हो। एक एक्सेप्शन है राहुल गांधी का केस, जिसमें उनको 2 साल की सजा सुना दी गई और उसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। इसके अलावा कोई दूसरा केस है नहीं इस तरह का एग्जाम्पल के रूप में। और उसको, राहुल गांधी के केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो उनकी सदस्यता भी बहाल हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।